रे ऑप्टिक्स के अंदर हम यहां पर पढ़ना जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन जब हम बेटा टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे बेटा मिरर में, प्लेन मिरर में। तो मिरर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई शाइनिंग सरफेस अगर बेटा ये होता है और वो एक तरफ से अगर बेटा ओपेक हो यानी पेंट कर दिया जाए और दूसरी तरफ से शाइनिंग हो, तो इस पे अगर एक लाइट रे ऐसे गिरती है तो ये रिफ्लेक्ट हो करके यहां से दूसरी तरफ भेज दी जाती है। इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ, व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ शाइनिंग सरफेस देन इट इज स्कैटर्ड या रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन। इस केस में जिस पॉइंट पे लाइट रे गिरती है इसके ऊपर आप एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। देखो बेटा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये इसे नॉर्मल कहते हैं। N1 N2 आप नॉर्मल ले सकते हैं। ये जो लाइट रे यहां से गिर रही है, हम अगर I और इस पॉइंट को A ले लें, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो लाइट मिरर पे पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाती है इसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई। इट इज द नॉर्मल। ये नॉर्मल बेटा जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा होता है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके बनाया जाता है उस पॉइंट के ऊपर जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। बेटे ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल होता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो I इज द एंगल ऑफ I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे पहचाना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है। R इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको कैसे पहचाना बेटा, इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अब एक काम करिएगा, देखो बेटा अगर ये मिरर ना होता, ये मिरर है बेटा, अगर ये मिरर ना होता तो ये इंसिडेंट रे इस रास्ते पे चली जाती। रास्ता इसका ये था, मिरर ने बीच में आके इसको लोचा कर दिया और इसको इधर भेज दिया। देखो बेटा जाना था यहां, जा रही है यहां, इसलिए इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो देखो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, यानी एंगल बाय विच इंसिडेंट रे इज डेविएटेड फ्रॉम द इनिशियल पाथ या ओरिजिनल पाथ। ये एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। मैथमेटिकली देख लो, बड़ा आसान है। तुम्हें पता है कि ये पूरी लाइट है, देखो ये ऐसे जा रही है, 180 डिग्री का एंगल बना रही है। इसमें से R प्लस I को 180 में से माइनस कर दें तो डेल्टा आ जाएगा। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें पता है R प्लस I क्या होता है, सेम होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन को 2 मिनट के बाद लिख लेते हैं, पहले हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लेते हैं। हेडिंग डालिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या लॉज हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड, आपको सभी को ध्यान होगा कि रिफ्लेक्शन के 2 लॉ हैं। तो फर्स्ट लॉ बेटा ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। सेकेंड लॉ बेटा इसमें ये हुआ करता था कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो बेटा नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब ये जैसे व्हाइट बोर्ड है बेटा, इसी में होंगे ये। क्योंकि आपके मन में आ सकता था कि नॉर्मल सर हम ऐसे भी तो डाल सकते थे, ऐसे भी तो डाल सकते थे, तब ये नॉर्मल बेटा इस व्हाइट बोर्ड में ना होता बल्कि इसके परपेंडिकुलर चला जाता। तो ये लॉ कहता है सेकंड कि भाई साहब ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे उसी प्लेन में होना चाहिए जिस प्लेन में घटना हो रही है। मतलब लाइट रे इसी व्हाइट बोर्ड के साथ टच करती हुई आएगी और टच करती हुई जाएगी, और ये जो नॉर्मल है इसी प्लेन में होगा। तो अगला लॉ ही है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है। अक्सर हमें जो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो ये काफी इस्तेमाल होता है। तो अब आप इसको इस्तेमाल करें तो बताइए बेटा, डेल्टा को हमने क्या बोला था, एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन याद नहीं करना बेटा, सब कुछ इसके, आप देखिएगा सब कुछ इसी वर्ड में रखा है। एंगल ऑफ डेविएशन यानी द एंगल एट विच इंसिडेंट रे इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। देख लें डायग्राम में बेटा, ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ये पूरा का पूरा एंगल 180, इसमें से बेटा R प्लस I सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन R भी जो है वो I के बराबर है, इसका मतलब इसे 180 माइनस 2I लिख देना बेटा। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 माइनस 2I आ जाएगा।
या आप पाई -2i करें, जब पाई में लिखेंगे तो यूनिट इसका रेडियन हो जाएगा, करेक्ट? तो नेक्स्ट बात हम करना चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन में स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के नियम तो यही है बेटा, रिफ्लेक्शन के तो ये लॉज हर जगह वही हैं, लेकिन उसमें डायग्राम कैसे बनेगा और कुछ और उसमें चीजें कैसे आएंगी उसकी बात करें फिर और बात। रिफ्लेक्शन थ्रू या फ्रॉम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। शुरुआत में बताएंगे यहां पर साइन रूल और इमेज फॉर्मेशन का आपको फायदा होगा, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा, है ना बेटा? तो इसको देख लेना, क्यों? क्योंकि आगे अदरवाइज आप बड़ा मैकेनिकल होने लगते हैं। देखो बेटा, स्फेरिकल मिरर दो तरह के हो सकते हैं। मैं पहले बनाऊंगा कॉनकेव, क्योंकि आपको मैं बताऊं जैसे लेंस में, जैसे कॉन्वेक्स लेंस ज्यादातर कंडीशंस में रियल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस, वैसे ही बेटा मिरर में कॉनकेव मिरर ज्यादातर कंडीशन में जो होता है वो रियल इमेज बनाता है। देखिएगा, हाँ, तो हम पहला लेंगे इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसे बनता है आप देखें बेटे, आप बताएं क्या करें। ग्लास का आप एक स्फेरिकल ग्लोब टाइप का मान लीजिए जो अंदर से खाली है, और इसको आप बाहर से पेंट कर दीजिए। हम यहां थोड़ा अपनी जरूरत के हिसाब से निशान बना लेते हैं। आप इधर पेंट कर दीजिए, पूरे में चाहे पेंट कर दीजिए, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। और फिर ये मैं हटा देता हूं, समझाने के लिए किया था। ये इसका अपर पॉइंट है, P1 लिख सकते हैं, ये P2 ले लिया है। फिर ध्यान रखना, आप इमेजिन करो कि हमने स्फेयर लिया सर, और फिर हमने यहां से स्फेयर को कट कर दिया और ये पोर्शन रिमूव कर दिया। तो बेटा आप ये पोर्शन जो रिमूव करोगे, जो डॉटेड बना रहे हैं, तो ये जो मिरर बनेगा ये आपका कॉनकेव मिरर आएगा। इस कॉनकेव मिरर में जो इसका ये ज्योमेट्रिकल आपका, ये जो आपका एक तरह से ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका जो जस्ट मिड पॉइंट होता है, इसे पोल कहते हैं। तो पोल को हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ द ज्योमेट्रिकल स्फेरिकल मिरर, इसका सेंटर मिड पॉइंट है। तो P इज एक्चुअली नोन एज पोल, ये पोल कहलाता है। इसके बाद देखिएगा बेटा, मिरर ये है बेटा, P1 P P2 इतना मिरर है, स्फेरिकल है और कॉनकेव है। बेटा देखो, ये स्फेरिकल मिरर P1 P P2 एक स्फेयर का, ये जो स्फेयर बनाया इसका हिस्सा है। इस स्फेयर का सेंटर यहां कहीं होगा, ये C, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा? ये कॉनकेव मिरर जिस स्फेयर का पार्ट रहा है उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, या सिर्फ एक्सिस आम भाषा में कहने लगते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा एक चीज, सारे मेजरमेंट पोल से लिए जाएंगे। मतलब कोई भी चीज जो तुम दूरी मेजर, जैसे आप में से काफी बच्चे साइन रूल के परेशान होते हैं, मत हो। बस तुम एक चीज ध्यान रखो, किसी भी चीज का मेजरमेंट P से स्टार्ट होगा। जैसे मैं तुमसे कहूं C की डिस्टेंस कितनी है, तो तुम CP नहीं पढ़ोगे, तुम PC पढ़ोगे। बताओ, P से C तक अगर हम आए तो देखो P के लेफ्ट में जा रहे हैं, तो अगर P के लेफ्ट में आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव है। और अगर मान ली कोई पॉइंट यहां पर होता और मैं कहता इसकी दूरी बताओ, तो तुम P से राइट में जा रहे हो तो ये तो पॉजिटिव होता। तो सिंपल सा साइन रूल हम लेते हैं, पोल को एक तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन मान लेते हैं, और अगर मेजरमेंट पोल से दाहिनी तरफ होता है उस पॉइंट का, तो उसे हम प्लस लेते हैं। पोल से किसी पॉइंट का मेजरमेंट बाईं तरफ होता है तो माइनस लेते हैं। इमेज और ऑब्जेक्ट का आकार भी लो, जैसे ऑब्जेक्ट ये ऐसे रखा है तो इस एक्सिस से ऊपर की तरफ लगा है तो इसकी हाइट को प्लस लेते हैं, और इमेज अगर मान लो ऐसे उल्टा बन जाए तो इस एक्सिस से नीचे है तो इसे माइनस लेते हैं। तो अगर गौर से देखो तो साइन रूल वही है जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते थे। क्या? ओरिजिन से दाहिनी तरफ के सारे मेजरमेंट प्लस, बाईं तरफ के माइनस, ऊपर के सारे मेजरमेंट, जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा, ऊपर के सारे मेजरमेंट प्लस, नीचे के सारे मेजरमेंट माइनस। क्लियर? अब देखो बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये पॉइंट मैं हटा देता हूं, मैं डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये दूरी मैं यहां लिख दूं क्योंकि हो सकता है मैं इमेज फॉर्मेशन बताऊं, R से लिखेंगे तो R इज एक्चुअली बेटा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम किसे मानोगे? उस मिरर के पोल से उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाओगे, जो मेजरमेंट आएगा उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब आप यहां देख के बताओ बेटा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां R है, ये प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस बेटा। आप देखो,
हाँ माइनस, बोलो बेटा माइनस। क्यों होगा? बड़ा सिंपल सा, मैं तुमसे कहूं आर क्या है, तुम कहोगे सी की डिस्टेंस, लेकिन कहां से दूरी नापोगे? पी से। तो बताओ सी पे अगर पहुंचना तो पी से सी की तरफ यू आओगे, यू आर मूविंग इन लेफ्ट साइड, देयरफॉर आर इज माइनस। हमेशा नहीं होता है, कॉन्केव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस होता है, कॉन्केव मिरर में पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर बाई तरफ ही होगा, ये आएगा। अब मैं डायग्राम के लिए आगे इस पोर्शन को हटा दूंगा क्योंकि आपको मिरर ऐसे बना हुआ मिलेगा। तो जब भी आपको इस तरह का एक कॉन्केव मिरर मिल जाए और तुमसे कहा जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस है प्लस है, पर दिमाग में सोचो कि ये जिस स्फीयर का हिस्सा था उसको अगर कंप्लीट करेंगे तो ऐसे बनेगा और उसका सेंटर पी से लेफ्ट में होगा, इसका मतलब आर माइनस है। बोलिए इतनी बात क्लियर? क्या कहेंगे? ऑल द मेजरमेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम द पोल एंड व्हाइल मेजरिंग द पोजीशन और डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इफ यू आर मूविंग इन द राइट फ्रॉम द पोल पॉजिटिव, इन द लेफ्ट फ्रॉम द पोल नेगेटिव, ये आता है। चले आगे चले बेटा, ठीक। तो अब इसमें देखो बेटा, अब इसमें अगला पॉइंट हम लेना चाहते हैं फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस क्या होता है? डेफिनेशन वाइज आई थिंक आप सभी लोग जानते हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आए और रिफ्लेक्शन के जिस पॉइंट पे मिल जाए या मिलती हुई नजर आए उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। तो अगर देखो बेटा लाइट रेज ये पैरेलल आती हैं, ये इंसिडेंट रे है। नॉर्मल कैसे बनाए बताओ बेटा? मान लो तुम्हें एक डायग्राम रियल बनाना, नॉर्मल कैसे बनाओगे? एवरीबॉडी नोज कि किसी सर्किल के या स्फीयर के सरफेस पर जो नॉर्मल होता है वो हमेशा उसके सेंटर से जाता है। जैसे ये स्फीयर है, मैं को यहां पे नॉर्मल डालो तो तुम सेंटर से मिलाओगे, यानी हर रेडियस हर डायमीटर उसके साथ नॉर्मल होता है। तो तेरे को बेटा अगर नॉर्मल दिखाना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ले जाइए और ये दिखाइए, तो Cn इज व्हाट बेटा? नॉर्मल। बोले बेटा यस सर। ठीक है, तो ये नॉर्मल आ गया बेटा, देखो ये आपको नॉर्मल मिल गया Cn। अब आप बताइएगा, अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? इंसिडेंट रे नॉर्मल ये हुआ, इसके बीच का एंगल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। बस दिमाग में रखो, मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां शो नहीं करना, तो पता रिफ्लेक्शन के नियमों के अनुसार एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। इसका तो ये लाइट रे अगर बेंड होगी तो इतनी एंगल पे बेंड होगी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। तो लाइट रे सेम एंगल पे बेंड होके जब ये रिफ्लेक्टेड रे आके इस पॉइंट पे मिलेगी, नॉर्मल ये है, रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। जिस पॉइंट पे लाइट रे मिलेगी इसको फोकस बोला जाता है। चलो एक और बना लो, एक क्या हजारों बना लो, बट डायग्राम क्लियर होना चाहिए। तो देखो ये भी लाइट रे जाके यहीं पे मिलेगी, तो यू कैन से दैट दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, अब आप देखिएगा फोकस का पोल से जो दूरी होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। तो बताओ बेटा, अगर मुझे एफ की दूरी नापना है तो मैं पी से स्टार्ट करूंगा। आप एफ पी नहीं कहेंगे क्योंकि एफ से पी जाएंगे तो दाहिनी तरफ जा रहे होंगे, आप पी से एफ आएंगे। तो देखो अगर आप पी से एफ आते हैं ऐसे, यू आर मूविंग फ्रॉम पी टू एफ, बताओ लेफ्ट में मूव कर रहे हो कि राइट में मूव कर रहे हो? लेफ्ट में। तो इसका मतलब है फोकस इज माइनस, तो एफ इज माइनस। तो यहां पर बेटे जो आएगा पी एफ इज फोकस, क्योंकि लेफ्ट में है तो माइनस। वैसे भी कॉनकेव मिरर में जब इसका जब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है और फोकस भी नेगेटिव होगा, या फोकस की पोजीशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, और फोकल लेंथ एफ जो है ये नेगेटिव होगा। आप सभी को पहले से याद है क्योंकि अभी से कोई कक्षा 10 में आप इसके प्रूव किया करते थे क्या, कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये फोकल लेंथ का दुगना होता है। तो यहां पर लिखोगे वी नो दैट, नहीं पता है तो भी यही लिखोगे क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। यहां साइन वाइन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम सिर्फ न्यूमेरिकल रिलेशन लिख रहे हैं। इसका मतलब एफ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। बोले बेटा इतनी बात क्लियर? मैं एक इमेज फॉर्मेशन ले रहा हूं, मान ले बेटा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम ओ डैश ले लेते हैं, तो ओ डैश इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक लाइट रे आप यहां से ले जाएं, इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको सिर्फ 2 लाइट रेज चाहिए, 2 लाइट रे एक दूसरे को जाके एक जगह पर इंटरसेक्ट कर देती हैं। लेकिन मैं यहां बता दूं तुम कई तरह से डायग्राम बना सकते हो। जैसे देखो बेटा, एक लाइट रे दिखाओ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकल गई। एक लाइट रे को अगर आप फोकस से गुजार दो तो तुम्हें पता जो लाइट रे फोकस से गई
वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। तो देखो दिस लाइट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, ये फोकस है बेटा, ये देखो F लिखा हुआ है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। अब आप गौर से देखें, ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई थी ये इधर जा रही है, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, इन दोनों की यहां मुलाकात हुई। जहां पर दो लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसी जगह पे इमेज बनती है, तो ये इमेज बन रही है। गौर से देखें, ये रियल इमेज है। कैसे रियल इमेज है? दो लाइट रेज असल में एक जगह मिले, रियल में मिल रही। देखो ये लाइट रे आई और इस लाइट रे से असल में इस जगह मिली। इफ दे आर मीटिंग इन रियलिटी तो रियल इमेज बनती है। कई बार हम कहते हैं कि लाइट रे पीछे नहीं जा सकती, इट अपियर्स टू मीट एट पॉइंट, जैसे भी इमेज कुछ आएंगे तो उसमें वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल और रियल इमेज का सबसे सिंपल कंसेप्ट क्या है? दो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद असल में मुलाकात करें तो असल इमेज है, यानी रियल इमेज है। और दे अपियर टू, ऐसा लगे कि यार मिल तो नहीं रहे हैं, हमने आगे पीछे बढ़ा के उनको मिला दिया है, तो वर्चुअल इमेज बनती है। यहां पर ये लाइट रे असल में मिलती है, तो यहां पर रियल इमेज आएगी। आप आई डैश से लिख लें। अब जरा मेजरमेंट लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट की पोल से जो दूरी होती है इसे हम यू से लिखते हैं, तो यू को तुम्हें याद होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया जाता है। आप मुझे बताइए इस डायग्राम में यू जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये प्लस है कि माइनस है? अगर गौर से देखो तो माइनस है, क्योंकि ओ की दूरी ओ से पी नहीं नापेंगे, पी से ओ नापेंगे। तो देखो इसकी दूरी हम पी से ओ नापेंगे, और पी से ओ अगर इधर आएंगे तो ये माइनस होगा। एक चीज और आ जाओ, इमेज की डिस्टेंस ये है पोल से। फिर बताइए पोल से पी से अगर आई पे आए तो आप देखिए लेफ्ट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस b माइनस होगी, और इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से लिखते हैं। तो u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस। क्लियर? अब यहां पर एक टर्म आ जाता है मिरर फार्मूला, जो क्लास 12th में और 10th में आप ज्योमेट्री लगा के प्रूफ करते हो। इसी डायग्राम के अंदर डिफरेंट सिमिलर ट्रायंगल लेके हम प्रूफ करते हैं, और वो तुम्हें याद होगा मिरर फार्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जब न्यूमेरिकल पे इसे अप्लाई करेंगे तो सारी की सारी गिवन वैल्यूज को साइन रूल से रखेंगे। जैसे अगर यही डायग्राम है तो इसमें अगर u की वैल्यू v की वैल्यू दे दिया जाए और f पूछा जाए तो v और u दोनों को माइनस साइन के साथ रखोगे, और f अननोन है उसे नहीं रखोगे। अननोन को साइन नहीं दिया जाता है, वो अपने आप खुद आता है। तो यहां पर क्या लिखोगे? वैल्यूज ऑफ u, v एंड f आर केप्ट विद प्रॉपर साइन। इसे प्रॉपर साइन से रखते हैं। साइन रूल वही है जो हमने पहले बताया। सिंस रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2f होता है, इसलिए f इक्वल टू बेटा r/2 होता है। ये f की वैल्यू अगर यहां रख दें तो देयरफॉर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/r/2 आ जाता है। तो कहीं पर अगर लिखें कि इनमें से मिरर फार्मूला कौन सा है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r भी मिरर फार्मूला होता है। करेक्ट? हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। r की वैल्यू जब हमें पता होगी, मतलब हम कहते हैं कि अगर आपको r की वैल्यू पता हो और u और v में से कोई अननोन निकालना हो तो ये लगाओ। क्यों लगाएं यार? r से हम f निकाल लेंगे और यहीं पे रख देंगे, क्या जरूरत है कि इसे लगाएं? करेक्ट? इसे लिख लो बेटा।